If you always want to learn After Effects but felt overwhelmed by where to start or get scared by seeing the interface of the After Effects, so this video is for you. So in this video, I will teach you that how you can master After Effects in just under 60 minutes. So let's get started. अच्छा, जैसे ही आप अपना आफ्टर इफेक्ट्स खोलते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप की यूआई नज़र आती है। अगर आपके पास कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपको इस तरह से शोकेस करेगा, जैसे यहाँ पे मुझे मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आना है लेफ़्ट साइड पे, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट का मतलब है कोई आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नई कंपोजिशन बनानी है। ठीक है, और ओपन प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप कोई अपना रीसेंट प्रोजेक्ट खोलेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स की प्रोजेक्ट फाइल शो हो रही है, तो यहाँ से आप अपना कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बिलफर्स ये समझें। अब हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस टाइप की यूआई नज़र आ रही है। अब हमने एक नई कंपोजिशन बनानी है। अब नई कंपोजिशन बनाने के लिए हमने इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कंपोजिशन सेटिंग नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब पहले सबसे है हमारे पास कंपोजिशन नेम। तो यहाँ पे हम अपना कंपोजिशन को किस नेम से सेव करना है वो नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मेरा कोई क्लाइंट का नेम है लूका और उसकी मुझे वीडियो मिली है, तो लूका वीडियो 1 के नाम से मैंने अपनी कंपोजिशन का नाम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये प्रीसेट का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप जो रेडीमेड प्रीसेट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई कस्टम प्रीसेट बनाना है तो आप वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं कस्टम के अंदर, नहीं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो रेडीमेड प्रीसेट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो नज़र आ रहा है। इसको आपने स्क्वायर पिक्सल में ही रखना है, इसको आपने ये नीचे वाली चीज़ों को छेड़ना नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास जो चौथी चीज़ है वो है फ्रेम रेट। ठीक है, आपने जो है अपना फ्रेम रेट है वो प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपने 30 पे रखना है। जब आप ये कंपोजिशन बना रहे हैं और आप एडिटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आपने फ्रेम रेट 30 पे रखना है। इसका रीज़न ये है कि जब आप 30 पे चलाएंगे अपना प्रोजेक्ट तो आपका जो प्रीव्यू है वो जल्दी लोड होगा, ताकि आप अपनी बैक जाके एनिमेशन को चेक कर सकें विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। और फ्रेम रेट से 30 पे रखने से ये भी फ़ायदा है कि आपका आफ्टर इफेक्ट जो है वो लैग नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, वो अटकेगा नहीं आपका प्रोजेक्ट, तो ये है कि स्मूथली रन होगा। सही है, इसी तरह से रेजोल्यूशन का भी सीन यही है कि अगर आप रेजोल्यूशन क्वार्टर या थर्ड पे चलाएंगे तो आपका आफ्टर इफेक्ट जो है वो रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, और तो तेज़ चलेगा। ठीक है, प्रीव्यू जल्दी लोड होगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स जो है खुद ही एक हैवी सॉफ्टवेयर है। फिर उसके अंदर आप इतनी सारी लेयर्स बनाते हैं, फिर उस पर प्रीसेट्स या फिर उस पर इफेक्ट सेट करते हैं, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो पीसी जो है वो आपका लैग होना स्टार्ट हो जाता है। सही है, तो डेट्स वाई आपने रेजोल्यूशन क्वार्टर पे और फ्रेम रेट आपने 30 पे यूज़ करना है वाइल मेकिंग अ प्रोजेक्ट। सही है, उसके बाद फिर आपने ड्यूरेशन पे आना है। ड्यूरेशन आपने जो है वो रखनी है अपने जो क्लाइंट की वीडियो के हिसाब से। जैसे अगर क्लाइंट ने ये आपका जो पहला ज़ीरो है ये आपका आवर है, दूसरा ज़ीरो जो है आपका ये 01 जो लिखा हुआ है ये आपका मिनट है, और ये जो 50 लिखा हुआ है ये आपका सेकंड है, और 30 जो है ये आपका नैनो सेकंड है। ठीक है, अब जैसा मुझे क्लाइंट ने दी हुई है 10 मिनट की वीडियो, तो मैं यहाँ पे मिनट्स में 1 की जगह 10 मिनट लिख दूँगा। 10 मिनट 50 सेकंड की अब मेरी ड्यूरेशन की टाइमलाइन बनेगी। ठीक है, अभी तो मुझे फ़िलहाल 1 मिनट ही काफ़ी है, 1 मिनट इसको ले लेते हैं। अगर रील है तो इसलिए 1 मिनट मेरे हिसाब से इनफ है। अच्छा, अब यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, मगर ये इतना मैटर नहीं करता है। सही है, अब इसके बाद आपकी कंपोजिशन जो है वो सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ हम पे क्लिक करेंगे ओके पे। तो अब आपका जो आफ्टर इफेक्ट्स की यूआई है वो इस टाइप से दिख रही है। राइट साइड पे जो है वो आपका जो फ्रेम है वो नज़र आ रहा है। राइट साइड पे आपकी जो विजुलाइज जो आप कराएंगे, आप एनिमेशन क्रिएट करेंगे, वो आपकी राइट साइड पे नज़र आने वाली है। जो भी आप टाइमलाइन पे क्रिएट करेंगे वो आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। और लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपकी इतना हिस्सा जो है ये टाइमलाइन है। ठीक है, ये इतना हिस्सा जो है ये आपका टाइमलाइन है। लेफ़्ट साइड पे आपकी रहेंगी लेयर्स, और ये राइट साइड पे आपकी आएंगी टाइमलाइन। ठीक है, ये आपकी पूरी टाइमलाइन है, दैट्स कॉल्ड टाइमलाइन। और
लेफ्ट साइड पे आपको लेयर शो होंगी कि किस किस लेयर का किस किस से नाम आपने किस किस नाम से इस लेयर को सेव करा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे शो होंगी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आपको ये पैनल नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है। इधर से इधर पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करने से जो आपकी वीडियो के एसेट्स हैं जो आपको किसी क्लाइंट ने दिए हुए हैं या फिर आप कोई एडिट बनाने जा रहे हैं तो आपके पास पीएनजीज होंगी, कोई बैकग्राउंड इमेजेस होंगी, तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं प्रोजेक्ट पैनल से और यहाँ पे नीचे लेयर वाले सेक्शन में ड्रैग कर सकते हैं। इसको हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से आपका ये फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा और यहाँ से आपका जो एसिड है, कोई भी लोगो है, जैसा बिलफर्स मेरे पास ये लोगो है, ये लोगो मैं इधर ला लूँगा, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास प्रोजेक्ट पैनल में मेरा लोगो आ गया। अब मुझे इस लोगो को यूज़ करना है तो इसको मैं यहाँ लेयर वाले सेक्शन में ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद इसको स्केल डाउन कर दूँगा, ठीक है। और इस तरह से मैं प्रोजेक्ट जो है आफ्टर इफेक्ट्स में ला सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा, कोई भी चीज़ चाहिए, ये तस्वीर चाहिए, यहाँ लाऊंगा, उसको ड्रैग डाउन कर लूँगा। इस तरह से मैं जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अपने एसेट्स को ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग जो है जो चौथी चीज़ समझने जा रहे हैं वो है हमारा ये पैनल, ठीक है। ये पैनल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, मगर मोटे मोटे हम समझेंगे क्योंकि जो डेली बेसिस पे जो परमानेंटली यूज़ होते हैं एडिटिंग के लिए वो वाले हम समझेंगे, ठीक है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब है आपके पास आफ्टर ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट वाला ऑप्शन। यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट्स या प्रीसेट अपने एसेट या अपने टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज जैसा मेरे पास ये टेक्स्ट है, इस पर मुझे डीप ग्लो ऐड करना है तो मैं यहाँ पे डीप ग्लो सर्च करूँगा, ठीक है, और उसको यहाँ पे डबल क्लिक करके अपने सामान के ऊपर जो भी मेरा पीएनजी है उस पर मैं डाल दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी सेटिंग जो होती है डीप ग्लो की वो ऐड करूँगा। आप कॉपी कर सकते हैं, उससे मेरा टेक्स्ट जो है वो रेडी हो गया। मैं आपको फुल पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर दिखे, ठीक है। ये ग्लो ऐड हो गया। अच्छा, अब आपने इसको बंद करना है, आपने इस इफेक्ट को यूज़ नहीं करना है, सही है। इफेक्ट अगर आपने यूज़ नहीं करना है तो आपको यहाँ पे एक एफएक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस लेफ्ट साइड पे अगर आप इसको बंद कर देंगे, क्लिक करने से ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो इफेक्ट लगा हुआ था आपके एसेट पे वो रिमूव हो जाएगा, सही है। और वैसी वापसी उधर क्लिक करने से वो एसेट भी खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये इफेक्ट और प्रीसेट वाले ऑप्शन के अंदर आप जाकर कोई भी इफेक्ट या फिर कोई भी प्रीसेट सर्च करके अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। जैसे मुझे गॉशन ब्लर लगाना है इस एसेट के ऊपर तो मैं गॉशन ब्लर लिखूंगा, डबल क्लिक करूंगा। अच्छा, उसके लिए देखें आपने ऐसा कोई चीज़ के ऊपर इफेक्ट्स लगाना है, कोई प्रीसेट लगाना है तो पहले आपने लेयर को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेयर यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। देखो जब सिलेक्ट करेंगे तो वो खुद ही थोड़ी सी ग्लो कर रही है दूसरी लेयर्स के मुकाबले में। तो आपने लेयर सिलेक्ट करनी है, फिर आपने इफेक्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करके डालना है। अगर आप लेयर सिलेक्ट करें पकड़ डालने बिल्फर, जैसे मैंने अभी कोई लेयर सिलेक्ट नहीं, मैं गॉशन ब्लर डाल लूँ, वर्क नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं वर्क नहीं हो रहा। तो आपने लेयर सिलेक्ट करनी है कि किस लेयर पे डालनी है और फिर गॉशन ब्लर आपने डाल देना है, ठीक है। अब मेरा गॉशन ब्लर इस पर डल चुका है। अब मैं चाहूँ जितना भी इसको अपने हिसाब से बढ़ाऊँ, देखें गॉशन ब्लर दला ये ब्लर हो गया। अगर मुझे नहीं चाहिए मैं एफएक्स दबाऊंगा, उसको गायब कर दूंगा। तो इस तरह से ये इफेक्ट्स और प्रीसेट वाला ऑप्शन वर्क करता है। आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट या इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग करेक्टर वाले टॉपिक को डिस्कवर करेंगे, ये करेक्टर वाले पैनल को। तो जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप ये करेक्टर वाले पैनल पे जाएंगे और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। जैसा कि बिलफर्स में कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करूँ यहाँ पे क्लैश डिस्प्ले नाम से, ठीक है, तो वो ये मेरे पास इधर शो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेडीमेड प्रीसेट ऑलरेडी डले हुए फ़ॉन्ट्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे भी अपने पीसी में डाउनलोड करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, सही है। बाकी ये आ गया आपका फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, जैसा मीडियम करना, टेक्स्ट को रेगुलर करना, बोल्ड करना या इटैलिक करना, इसके लिए काम आता है। जैसे इसमें सेमी बोल्ड का ऑप्शन है और मीडियम का ऑप्शन है। अगर मैं सेमी बोल्ड करूँगा तो देखें थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया, अगर मैं मीडियम पे रखूँगा तो ये मीडियम हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई SF Pro वाला टेक्स्ट ले लूँ आपसी, तो उसमें देखें और ऑप्शन है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक रेगुलर है आपके पास, मीडियम है, बोल्ड है, हैवी, इटैलिक है। तो इस तरह से आप
यहाँ से फ़ॉन्ट का जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इधर से फैमिली, इधर से स्टाइल। और ये आपके जो राइट साइड पे है ये है फिल कलर का मतलब है यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो आपका ऑप्शन है ये स्ट्रोक होता है, आप इससे अपने टेक्स्ट का जो है स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और इस साइड ये आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पे सेट द स्ट्रोक विथ, यहाँ से आप स्ट्रोक की जो है विथ सेट करेंगे, ठीक है। आप यूज़ करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, अब जैसा मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्ट्रोक यूज़ करूँ, फिल यूज़ नहीं करूँ, तो मैं ये फिल वाले कलर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नो फिल कलर कर दूँगा। तो आप ये देखें मेरा फिल इसमें से रिमूव हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से स्ट्रोक रिमूव हो जाए तो मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नो स्ट्रोक कलर कर दूँगा, तो स्ट्रोक जो इसमें से गायब हो जाएगा। अब बिलफर्स मेरा ये टेक्स्ट है और मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये जो बंदे का कलर हुआ भाई येलो टाइप, ये वाला मुझे कलर चाहिए, मगर मसला ये है कि मुझे इस कलर का हेक्स कोड नहीं पता। जैसा हेक्स कोड ये होता है कि आप कोई भी कलर सेलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे हैशटैग के साथ एक ये 3 से 4 5 लेटर्स होते हैं, या तो नंबर्स में होते हैं या तो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, इसको कहलाता है ये हेक्स कोड, ठीक है। मुझे इसका नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, फिल वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एक है आई ड्रॉपर इशू, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक आई ड्रॉपर है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और कोई भी पिक्चर के ऊपर मैं कोई भी इमेज की तरफ मैं लेके आऊँगा तो वही कलर मुझे पिक कर देगा। देखिए मैं इधर आया, ये वाला कलर पिक कर सकता हूँ, ये चश्मे का कलर जो मैं अपना चाहूँ, तो मैंने ये येलो कलर पिक करा और यहाँ से मैंने ओके दबा दिया, तो मेरा टेक्स्ट का कलर आ गया विदाउट मुझे कोई कोड डाले बगैर, ठीक है। ये आपका एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये तो होता है ये टेक्स्ट बड़ा छोटा करने के लिए, ये जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ये जो डबल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट की जो सेंटेंस होते हैं उनकी स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका सेंटेंस 2 से 3 लाइन का है, मैं बिलफर्स अभी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये टेक्स्ट है एडिटिंग वीडियो, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा ये टेक्स्ट चिपका हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो टेक्स्ट का जो गैप है वो बढ़ जाए, तो वो मैं यहाँ से डबल ए वाले ऑप्शन पे जाकर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को कितना क्लोज करना चाह रहा हूँ, कितना दूर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये लाइन स्पेसिंग अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा कि मैं राइट साइड पर ड्रैग करूँगा तो ये दूर जाएगा, लेफ्ट साइड पर ड्रैग करूँगा तो ये और क्लोज आएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से जो रेडीमेड प्रीसेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डबल क्लिक करके अपनी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास है ये वी ए जो होता है, ये टेक्स्ट जो करेक्टर है आपके लेटर्स है, लेटर स्पेसिंग होता है, ठीक है। ये डबल ए वाला लाइन स्पेसिंग होता है, वी ए वाला जो है ये आपका करेक्टर्स में जो स्पेस होता है वो बताता है। जैसा अभी इसमें 0 स्पेस है, सही है, ये बिल्कुल नेचुरल टेक्स्ट है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये जो लेटर्स हैं एडिटिंग वाला या वीडियो वाला टेक्स्ट जो है ये थोड़े एक दूसरे के क्लोज हो जाए, EDITING एक दूसरे से क्लोज हो जाए, उसके लिए मैं लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगा तो देखिए ये एक दूसरे के क्लोज हो जा रहे हैं। अगर मैं राइट साइड पे ड्रैग कर दूंगा तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वैसे इसमें भी सेम रेडीमेड प्रीसेट्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डबल क्लिक करके आप यहाँ से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अच्छा खासा कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज। उसके बाद आपके पास यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये वाला जो है जो बोल्ड हुआ हुआ है टी, ये जो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे है, ये आपके टेक्स्ट को और बोल्ड करता है, ठीक है। ये ज़्यादा अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड चाहिए उसके लिए काम आता है। ये इटैलिक है, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट का आपके पास इटैलिक वर्जन नहीं है, ठीक है, बिलफर्स आपको उसका टेक्स्ट का वो नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं, इटैलिक स्टाइल नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी फॉन्ट के अंदर, तो आप यहाँ से आके उसको इटैलिक कर सकते हैं। और किसी का अगर आपको बोल्ड नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से आके उसको बोल्ड कर सकते हैं। डबल टी का मतलब है कि आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो ऑल कैप्स हो जाएगा, मतलब हर लेटर जो होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप डबल टी नहीं दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डबल टी दबा के रखेंगे तो आपके जो सारे लेटर्स हैं वो ऑल कैप्स हो जाएंगे, सारे कैपिटल में आएंगे, ठीक है। ये छोटे बड़े के लिए इस्तेमाल होता है, ये इतना कोई मैटर नहीं करता। ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ये 3 हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है, दूसरा जो पैनल है हमारा वो है अलाइनमेंट, ठीक है। आप जैसा आप अलाइनमेंट वाले पे आएंगे तो अलाइनमेंट बेसिकली आपका कोई भी शेप है या फिर कोई भी इमेज है उसको अलाइन करना हो अपनी जो भी टॉपिक के हिसाब से। समझे अगर ये मेरे पास पोस्टर है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर अलाइन रहे, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल पहले अलाइन करूँगा, फिर मैं वर्टिकल इसको अलाइन करूँगा, ठीक।
ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट कॉर्नर, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में चले, तो मैं इसको पहले हॉरिजॉन्टल अलाइन करूँगा, फिर मैं वर्टिकल इसको अलाइन करूँगा। तो देखिए ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में चला गया। तो अलाइनमेंट का ये काम होता है, ठीक है। आपका टेक्स्ट है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं भी रख लें, इमेज को कहीं से भी रख लें। सेंटर, ये 3 जो शुरू के हैं लेफ़्ट साइड पे, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, और राइट की जो 3 वाले हैं ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये टॉप नहीं, बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आ जाए, बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे मैं इसको यहाँ पे करूँगा और बॉटम वाला मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए ये बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आ गया। सेंटर अलाइन के लिए वापसी इसको मैं इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट का काम है। तो आपको अगर कोई भी इमेज अपने हिसाब से अलाइन करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, आप जब एज अ बिगनर एडिटर इसमें वर्क कर रहे हैं, कि अब यहाँ पे आपको इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब बिलफर्स ये इफेक्ट्स वाले से आपसे यहाँ पे क्लिक हो जाता है प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब ये इफेक्ट पैनल कहाँ नज़र आएगा, तो ये जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करके आप इस पैनल का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं यार मुझे तो मैंने प्रोजेक्ट पैनल पे मैंने कुछ एसेट्स डाले हुए थे, वो एसेट्स का मुझे एक्सेस चाहिए। अब मुझे तो ये यूआई आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह से वर्क करेगा, ऐसा कुछ आ गया, आपको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ है मेरा। तो आपने यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सारे जो भी आपने एसेट यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में डाले हुए वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर से आप अपना प्रोजेक्ट पैनल में आके एक्सेस ले सकते हैं, इफेक्ट कंट्रोल पे जाके अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। कभी कभी अगर ऐसा कंफ्यूज हो जाए तो, और अगर कोई चीज़ बंद हो जाए, नहीं नज़र आ रही, ऐसा हो जाए, तो ये जो डबल एरो वाला बटन नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डबल एरो वाला बटन कहाँ गया, हाँ, ये डबल एरो वाला जो बटन है ना, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन होगा, प्रोजेक्ट में आना तो प्रोजेक्ट में आ जाए, इफेक्ट कंट्रोल में आना तो इफेक्ट कंट्रोल में आप आ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी रेजोल्यूशन की, वो ये रही। आप यहाँ पे क्वार्टर पे रख के बनाएंगे। अभी मैं फुल पे इसलिए रख के बना रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है, तो ज़रा आपको फ्रेम क्लियर नज़र आए, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन जो है, ये आपका फ्रेम सिलेक्शन है, कि भाई जैसे आपने कोई एनिमेशन बनाते वक्त आपने इसको फिट कर लिया और बनाते वक्त बना लिया, ठीक है। अब आप जा रहे हैं कि मुझे कोई टेक्स्ट सही करना है, या फिर मुझे कोई इमेज पे ज़रा जूम करके उधर की डिटेलिंग चेंज करनी है या कलर चेंज करना है, तो आप इधर से अपने हिसाब से भी जूम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीसेट्स दिए हुए, मगर जब आप बनाते वक्त आप इसको फिट पे रखेंगे तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसा अगर आपका कोई ये चीज़ गायब हो जाए, जैसे आपके पास अफेक्ट प्रीसेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, समझ लें ये गायब हो जाता है। इसको मैं हटा के दिखाता हूँ, क्लोज पैनल, ठीक है। अब यहाँ पे अफेक्ट पैनल नज़र नहीं आ रहा। कभी बाय चांस कोई क्लिक से आपका यहाँ पे पैनल्स गायब हो जाए, आपका इफेक्ट प्रीसेट वाला, तो उसको लाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाके आप यहाँ पे आपको इफेक्ट प्रीसेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे इफेक्ट वाला प्रीसेट पैनल इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपका पैनल गायब हो तो आप वो यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, जैसे ऑडियो, अलाइनमेंट, करेक्टर, इफेक्ट प्रीसेट, जो भी आपका यहाँ से एसेट गायब होगा आप वो यहाँ से क्लिक करके ला सकते हैं, सही है। कोई इसमें इशू की बात नहीं है। और अगर आपने कंपोजिशन बनानी तो कंपोजिशन मैंने आपको शुरू में बताई कि आप वैसा बना सकते हैं आइकन के ऊपर क्लिक करके। मगर जैसा आप चाह रहे हैं कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दो कंपोजिशन चाह रहे हैं, कि मतलब मैं 1 मिनट एक कंपोजिशन में बना लूँ, दूसरा मिनट में दूसरी कंपोजिशन बना लूँ, ताकि लेयर ज़्यादा मर्ज ना हो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो मैं कि इसकी अलग लेयर आ रही हैं उसकी अलग लेयर आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप दो सेपरेट कॉम बना सकते हैं, सही। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में आना है। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कुछ शेप्स बने हुए हैं इसके ऊपर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास वही वापसी कॉम्पोजिशन की सेटिंग खुल जाएगी। आप ऑलरेडी जो सिलेक्ट करे हुए होंगे पहले कॉम्पोजिशन के लिए, वही सेटिंग इसके लिए भी वर्क करेगी, ठीक है। ओके करेंगे तो आपके पास देखें एक नई कॉम बन गई। ये आपकी कॉम 1 है, ये आपकी कॉम 2 है, ठीक है। ये कॉम 1 है लेफ्ट साइड और कॉम 2 आपकी राइट साइड वाली है, ठीक है। अभी तो मैं हटा दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम बना सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब आप ये बोल रहे होंगे समी भाई, ये अब जो यूआई आप मुझे दिखा रहे हैं, ये यूआई तो जब हम आफ्टर इफेक्ट्स खोल रहे थे तो उस वक्त ऐसी यूआई तो शो नहीं हो रही थी। राइट साइड पे शॉर्ट फॉर्म दिख रही है और लेफ्ट साइड पे टाइमलाइन दिख रही है, ऐसा तो यूआई नहीं है।
हाँ, तो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट यूआई है आफ्टर इफेक्ट्स की वो इस टाइप से दिखती है। अच्छा, ये सेटिंग मैंने करी हुई है क्या बोलते हैं यूआई की आफ्टर इफेक्ट्स की। ये मैंने इसलिए करी कि मुझे शॉर्ट फॉर्म बनाने में ज़रा ईजी हो, तो ताकि मुझे ज़रा जूम करके दिख सके प्रोजेक्ट में क्या बना रहा हूँ, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है उसमें शॉर्ट फॉर्म वाला बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फ्रेम जो है जिसमें मेरा ये इस तरह से दिखता है, विजुअलाइज होता है मेरा काम, तो वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो अगर आपको वो डिफ़ॉल्ट वाला सेटअप चाहिए लॉन्ग फॉर्म बनाने के लिए, तो अब वो आपने इधर आना है, विंडोज़ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वर्क स्पेस वाले ऑप्शन में आके रीसेट डिफ़ॉल्ट टू सेफ लेआउट कर देना, ठीक है। तो अब आप ये अपने पुराने वाले उस पर आ गए हैं, ठीक है। ये पुराना वाला आपके पास आ गया है प्रीसेट। तो इस तरह से अब आपका जो है जो बेसिकली आफ्टर इफेक्ट शो होता है वो इस तरह से शो होता है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि यार नहीं, ये मुझे वही वाला वापसी चाहिए शॉर्ट फॉर्म वाला, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस कॉम्पोजिशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके ड्रैग करके बिल्कुल कोने राइट साइड पे लाके इसको छोड़ देना है। तो इस तरह का आपको वापसी अचीव हो जाएगा, ये चीज़ सही है। और अगर जैसे यहाँ पे कोई चीज़ें गायब हो गई हैं और समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आपने क्या करना है, विंडोज़ वाले ऑप्शन में जाके वो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं शो हो रही हैं उनको आप प्रेस करके वापसी ला सकते हैं। तो हमने अब ऑलरेडी सब चीज़ डिस्कवर कर ली है। अब हम लोग डिस्कवर करने जा रहे हैं ये टूल बार को। तो आपके पास जो ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपका टूल बार होता है, ठीक है। और अब हम इसको समझने जा रहे हैं इस पे क्या क्या टूल्स और किससे क्या क्या फंक्शन है। अब जैसा पहला वाला है, ये है आपका सिलेक्शन टूल। ये बेसिकली कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और उसको एज अ ड्रैग इन ड्रैग डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा है, सही है। उसके बाद फिर आपके पास आता है, ये इतने मैटर नहीं कर रहे, ये है आपके पास जो है पैन बिहाइंड। ये पैन बिहाइंड समझ लें एक एंकर पॉइंट टूल है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है शेप है, ठीक है। और अब हमारे पास ये टूल है पैन बिहाइंड। पैन बिहाइंड टूल एक एंकर पॉइंट टूल है, ठीक है, जिससे आप अपने एंकर पॉइंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आप ये देखें, अभी जैसा ये एंकर पॉइंट है, अभी ये समझ लें बिलफर्स, इस एंकर पॉइंट को मैं ज़रा इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। अब ये एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में नहीं है। अब मुझे इस एंकर पॉइंट को सेंटर में लेकर आना है। कोई भी शेप हो, टेक्स्ट हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ के लिए अगर मुझे इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लेकर आना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद कंट्रोल दबाऊँगा और उसके बाद माउस क्लिक करूँगा, कंट्रोल एंड डबल माउस क्लिक, ठीक है। कंट्रोल दबा के रखना है और डबल माउस क्लिक करेंगे तो आपका एंकर पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। और असल में ये जो एंकर पॉइंट वाला काम है, ये बेसिकली यूज़ होता है कि जैसे जहाँ पे एंकर पॉइंट है वहाँ से आपका बॉक्स का स्केल ओपन होगा, इस चीज़ के लिए काम आता है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो आपका एक समझ ले पॉप आउट डिज़ाइन बन जाएगा कि किस तरह से भी कोई चीज़ अपने पॉप आउट करानी है, इसमें कोई भी आपने चीज़ यूआई डिज़ाइन करी है वो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। या फिर आपका कोई भी लोगो है, आप उस लोगो को इस तरह से कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपने एंकर पॉइंट सेंटर में रखना पड़ेगा। सेंटर में रखने के लिए आपने पेन के टूल को सिलेक्ट करके कंट्रोल होल्ड करते हुए माउस के 2 क्लिक करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास शेप टूल है। शेप टूल जो है बेसिक सा टूल है, जैसा इसको ड्रैग करेंगे तो आपका शेप बन जाएगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, अगर आप शिफ्ट छोड़ के बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। सेम गोस विद द सर्कल, ठीक है। अगर आप शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सर्कल साइज मिलेगा, साइज़ ख़राब नहीं होगा। अगर आप शिफ्ट छोड़े बगैर बनाएंगे तो ये ओवल साइज़ बन जाएगा और ये बिल्कुल अपने मतलब फ्रीली हैंड आप इसमें कोई भी साइज़ कोई भी शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसा ये सिलेंडर के ऊपर का जो साइज़ होता है वैसा ही भी बन सकता है, शेप बन सकता है, ठीक है। तो इसमें शिफ्ट बगैर दबाए हुए अगर आप बनाएंगे तो आप कोई भी शेप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, मगर अगर आप सर्कल चाहते हैं या फिर सिर्फ स्क्वायर चाहते हैं तो आपको शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा, ताकि आपकी जो शेप की वो जो शक्ल है वो ख़राब ना हो, सही है। फिर उसके बाद आपके पास टूल आता है पेन टूल। अच्छा, अब ये आपका पेन टूल है, ठीक है। आपने पेन टूल को सिलेक्ट करा और आपने इधर एक माउस क्लिक करा तो आपका पहला पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक करा और आपका दूसरा पॉइंट बन गया। अब इसमें ये होता है, अगर आप विदाउट शिफ्ट दबाए हुए दूसरा पॉइंट बनाएंगे अपना, तो वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो आप अपनी फ्रीली हैंड कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, ना थोड़ी टेढ़ी ना थोड़ी सीधी ऐसी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, उसके लिए आपने शिफ्ट होल्ड करके रखना है और फिर माउस का क्लिक करना है,
इससे कभी भी आप तिगड़ा नहीं बन। देखिए आप देखो मैं शिफ्ट दबा के रखा हूँ, अगर मैं आगे पीछे को शेप भी बना रहा हूँ तो वो फिर भी स्ट्रेट ही बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं विदाउट शिफ्ट बनाऊंगा तो वो यूं भी बन सकता है, वो यूं भी बन सकता है, वो यूं भी बन सकता है, वो यूं भी, यूं 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 कुछ भी, ठीक है। तो ये पेन टूल का काम है। पेन टूल जो है जो मोस्टली यूज़ होता है वो यूज़ होता है फॉर हाईलाइटिंग पर्पस। एडिटिंग के अंदर मैं अगर आपको दिखाता हूँ, न्यूज़ लिख देता हूँ उधर, और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब मैं इस पर एक पेन टूल बनाता हूँ। ये मेरा पेन टूल मैंने सेलेक्ट करा, एक मैंने पॉइंट यहाँ पे बनाया, दूसरा पॉइंट मैंने शिफ्ट होल्ड करके बनाया, ठीक, शिफ्ट होल्ड करके बनाया। उसके बाद मैं अब वो जो हाईलाइटिंग इफेक्ट जो बनाना है पेन टूल से, उसके लिए मैंने ये लाइन तो बना ली है। उसके बाद मैं स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाऊंगा हाईलाइटिंग वाला इफेक्ट बनाने के लिए, और इसको येलो कर दूंगा। जो भी कलर आप अपनी थीम का सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर न्यूज़पेपर में ज़्यादा येलो यूज़ होता है हाईलाइटिंग पर्पस पे, ठीक है। और आपने फिल बंद कर देना है, ठीक है। अब ये आपका हाईलाइटिंग इफेक्ट बन चुका है, मगर अब आप बोलेंगे भाई टेक्स्ट तो नज़र आ ही नहीं रहा। उसके लिए आपने यहाँ पे टॉगल स्विच मोड में जाकर मोड चेंज कर देना है, और ये इस तरह से मोड चेंज करने पे आपको कलर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करा तो इस तरह से आपका एक पेन टूल का हाईलाइटिंग इफेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस हाईलाइटिंग पर्पस के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। इसको एनिमेट कैसे करते हैं? ट्रिम पाथ को एनिमेट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, शेप आपने बनाया हुआ है, इस एरो को डाउन करना है, लेफ्ट साइड वाले एरो को, और यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस ऐड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, एंड देन ट्रिम पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ स्टार्ट का की फ्रेम बनाना है। ट्रिम पाथ में जाके पहले की फ्रेम को राइट साइड पे भेज देना है, और दूसरे की फ्रेम को इधर लेफ्ट साइड पे रख के इसको फुल कर देना है, ठीक है। F9 दबा के कुछ भी कर लें, और अब आप ये देखिए हाईलाइटिंग इफेक्ट इस तरह से बन गया, ठीक है। पेन टूल से अगर आपको हाईलाइटिंग इफेक्ट बनाना है तो आपने यहाँ ऐड वाले ऑप्शन में जाना है, पहले एरो से नीचे आना है, फिर ऐड वाले ऑप्शन में जाना है, एंड देन ट्रिम पाथ सेलेक्ट करना है, फिर ट्रिम पाथ पे आपने की फ्रेम बनाना है 0 और 100 का, ठीक है। तो पेन टूल का तो ये काम हो गया। बाकी टेक्स्ट का आपको पता है, ये टी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और आप अपना कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं, सही। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप जाके यहाँ पे भी कैरेक्टर्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या तो या प्रॉपर्टीज़ में भी जाकर वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल कुछ भी, और कलर भी, ठीक है। यह आपका हो गया टेक्स्ट वाला। फिर उसके बाद मोस्टली यही जो टूल्स हैं ज़्यादा बेसिकली यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे थोड़ा बहुत यहाँ लेयर और टाइमलाइन को समझने के लिए। टूल्स हमने अच्छे खासे समझ लिए, अब हम लोग आएंगे टाइमलाइन और लेयर समझने के लिए। अच्छा, तो अब हम ये टाइमलाइन को ज़रा समझने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड्स लिख कर आ रहे हैं, मिनट्स जो भी हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ लिख कर आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास लेयर्स हैं, ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है। अच्छा, और अभी आपके पास एक यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टॉगल स्विच मोड। अच्छा, इसमें क्या है, दो क्या बोलते हैं मोड्स हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये पैरेललिंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं, लेयर को 3D कर सकते हैं, और यहाँ पे एक अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मोड नज़र आ जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जिससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। जैसा भी मैंने ये वाले शेप को जो ब्लेंड करा है, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करा है, वो मैंने ये टॉगल स्विच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने से यहाँ पर मैं आया हूँ, और मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करा है। यहाँ से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं मोशन ब्लर, ग्राफ्स और ये सब चीज़ें। मोशन ब्लर जो होता है वो आपकी जो एनिमेशंस होती हैं उनके अंदर ब्लर ऐड कर देता है, उनके जो आपकी एसेट्स के साइड एजेस में ब्लर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है थोड़ी सी स्मूथ लगती है। और ग्राफ जो है ये बेसिकली आपकी मूवमेंट को तेज़, किस स्पीड से आपने अपनी ग्राफ की मूवमेंट चलानी है वो इसलिए काम आता है, ठीक है। अब बिलफर्ज आप समझें, मेरे पास ये है एक शेप, ठीक है। अब मुझे इस शेप को एनिमेट करना है पोजीशन से, सही है। अच्छा, अब आपको मैं पहले एनिमेशन के बारे में समझा दूं कि एनिमेशन होती किस तरह से। देखिए, एनिमेशन दो चीज़ से हो सकती है, एक स्केल से और एक पोजीशन से। कोई भी चीज़ एनिमेट कैसे हो सकती है, ठीक है। एनिमेट दो तरीके से हो सकती है, या तो पोजीशन से एनिमेट होगा या तो स्केल से एनिमेट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे, अपने लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो आपका शेप लेयर है, फिर आप स्केल दबा देंगे। स्केल दबाएंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ लिख कर आएगा स्केल, और यहाँ पे आपकी जो शेप का जो साइज़ है वो यहाँ पे लिख कर आ रहा है, ठीक है।
अब बिलफर्स मुझे इस शेप को स्केल से एनिमेट करना है कि मुझे इसको पॉप आउट कराना है, ठीक है, 0 से 100 पे लाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा लेफ्ट साइड पे, स्केल के पास एक टाइमर वॉच नज़र आ रही है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरा की फ्रेम बन जाएगा। इसमें क्लिक करते ही मेरा की फ्रेम बन जाएगा। इस वाले की फ्रेम को मैं राइट साइड पे भेजूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरी एंड वैल्यू है, मुझे इधर शेप एंड करना है, इतनी 62 वाली वैल्यू के ऊपर मुझे शेप को एंड करना है, डेट्स वाई मैंने इसको राइट साइड पे भेज दिया। अब मुझे शेप स्टार्ट 0 से करना है, तो इसलिए मेरा पहला की फ्रेम जो होगा वो 0 की वैल्यू का होगा। अब आपने एक बार टाइमर वॉच को क्लिक करने के बाद जो अपना की फ्रेम आगे करा है, अब आपको टाइमर वॉच पे वापसी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ से वैल्यू को 0 कर दें, गायब हो गया, ठीक है, आपका शेप 0 पे चला गया। और इस तरह से आप एक स्केल वाली एनिमेशन बना सकते हैं। स्केल के ज़रिए से आप अपने एसेट को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल्फर समझें कि मुझे स्केल के साथ साथ मुझे इसकी पोजीशन को भी एनिमेट करना है, और मुझे पोजीशन के लिए जाने के लिए मुझे पी दबाना है। स्केल के लिए मैं एस दबाऊंगा, पोजीशन के लिए मैं पी दबाऊंगा, और क्या बोलते हैं, रोटेशन के लिए मैं आर दबाऊंगा। पी फॉर पोजीशन, आर फॉर रोटेशन, और ओ एस फॉर स्केल। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को रोटेट करना है तो मैं वही टाइमर पे क्लिक करूंगा, पहला की फ्रेम बना के राइट साइड पे भेज दूंगा, और यहाँ लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखें ये रोटेशन बन गई, ठीक है। तो इस तरह से आप की फ्रेम्स बना सकते हैं, इस तरह से की फ्रेम बनते हैं। अब मुझे पोजीशन के की फ्रेम बनाने, तो मैं लेयर सेलेक्ट करूंगा, पी दबाऊंगा, मेरे पास पोजीशन का डाटा नज़र आ जाएगा। मैं लेफ्ट साइड वाले की फ्रेम को क्लिक करूंगा और अपने पहले वाले की फ्रेम को राइट साइड पे भेज दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा शेप जो है वो यहाँ पे एंड करे, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाले की मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा बाय ड्रैगिंग डाउन, ठीक है। ये वाला जो राइट साइड वाली वैल्यू है, इससे आप ऊपर नीचे की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड वाली से आप राइट और लेफ्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे नीचे जाने का है, तो मैं इसके लिए ये राइट साइड वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके शेप को नीचे ले गया, ठीक है। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अभी जो ये शेप, अभी जो ये की फ्रेम्स हैं, ये अभी बेसिक की फ्रेम्स कहलाते हैं, ठीक है, ये बेसिक वर्जन में है, ठीक है। अब मुझे इनको थोड़ा फास्ट करना है, और इनको इनको थोड़ा सा स्मूथ करना है। इसके लिए मैं F9 दबाऊंगा। F9 दबाने से ये ईजी ईज हो जाते हैं, जिससे की फ्रेम जो थोड़े से तेज़ भी चलते हैं और स्मूथ चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका की फ्रेम बन गया। तो इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हैं बाय मेकिंग की फ्रेम्स। की फ्रेम बनाएंगे आप पोजीशन का, रोटेशन का और स्केल का, इससे आप अपने एसेट को एनिमेट कर सकते हैं। की फ्रेम आपने F9 दबाना है, F9 दबाने से ये इजी ईज हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कैमरा मूवमेंट बना सकते हैं पोजीशन की। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आता है ये मूवमेंट आपकी हो गई। अच्छा, अब देखिए इस मूवमेंट के अंदर अगर मैं मोशन ब्लर खोल दूँ तो देखते क्या होता है। अगर मैंने अब इस लेयर के अंदर, ये जो मेरी लेयर मूव हुई है, एनिमेट हुई है, इसके अंदर मैंने मोशन ब्लर खोल दिया। ये आपको दिख रहा है सर्कल वाला ऑप्शन, ये मोशन ब्लर का ही है, और आपने इधर क्लिक कर देना है। अब आप देखें जब आपका प्रोडक्ट ऊपर से नीचे आएगा ना, आप देख रहे हैं कैसे इसके एजेस जो हैं वो ब्लरी हुए हैं, इसकी ऐसे वीडियो जो है वो थोड़ी सी सॉरी, आपका जो शेप है वो थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मोशन ब्लर खोल के अपने जो है शेप्स के अंदर जो है वो स्मूथनेस और ब्लरी इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पोजीशन बन चुकी है, ठीक है, और ठीक है। अच्छा, अब ये आपका जो पोजीशन वाला है, एनिमेशन वाला जो टॉपिक है वो कवर्ड हो गई है कि किस तरह से आपने एनिमेट करना है, ठीक है। स्केल से आप चीज़ को जो है वो क्या बोल सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो ये प्रोडक्ट है, इसको अगर आप स्केल के की फ्रेम बना, तो आपका जो प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप उसको बड़े से छोटा करके खोल सकते हैं, ठीक है। और पोजीशन से आप इसको ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। और अब ग्राफ्स का मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ्स कैसा आप बना सकते हैं। आप ये दोनों की फ्रेम्स को आप सिलेक्ट करेंगे बाय ड्रैग करने से आप ये दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ ग्राफ वाले ऑप्शन में जाएंगे, ग्राफ एडिटर वाले ऑप्शन में जाएंगे, और ये आपके पास ग्राफ है। फिर आपने इसको दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, और अपने राइट वाले को लेफ्ट साइड पे कर लेना है। तो इससे क्या होगा, एनिमेशन पहले तेज चलेगी और फिर स्लो डाउन हो जाएगी। इसकी फ्रेम का मतलब है कि पहले एनिमेशन तेज चलेगी,
पे स्लो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं एनिमेशन को पहले स्लो चलाना चाह रहा हूँ और एंड फास्ट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप ये लेफ्ट साइड वाले को ले आएंगे राइट साइड पे, तो एनिमेशन स्लो चल रही है और आके फास्ट एंड कर रही है। स्टार्ट जो हो रही स्लो हो रही है और एंड जो कर रही है वो फास्ट कर रही है। तो इस तरह से आप ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक ग्राफ्स हैं जो आप अगर बिगिनर लेवल भी काम आते हैं और आपको प्रोफेशनल लेवल भी यही मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, राइट साइड पे आप इसको ले जाएंगे तो ये स्टार्ट टेस्ट और एंड ले वो करेगा। एक और तीसरा वाला है जिसमें आपने इसको लाया लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाले को आपने लाया राइट साइड पे और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड पे लाया। तो इससे क्या होगा कि दोनों स्टार्टिंग भी स्लो होगी और एंडिंग भी स्लो होगी, मगर मिडिल पार्ट वाला जो होगा वो फास्ट होगा। एंडिंग भी स्लो और स्टार्टिंग भी स्लो, मगर मिडिल की जो मूवमेंट होगी वो फास्ट रहेगी। ठीक है, तो ये 3 बेसिक ग्राफ मूवमेंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है ये पेरेंट लिंक ऑप्शन। ठीक है, पेरेंट लिंक ऑप्शन आता है क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ को लिंक करने के लिए। बिलफर्स्ट समझे कि ये मेरा शेप है और मैं इस पर एक टैग सेट कर देता हूँ जैसा 2026। बिलफर्स्ट समझे ये कोई पिक्चर है किसी आदमी की या किसी क्लब लोगों की, कुछ भी है, तो उसके ऊपर ये डेट लिखी हुई कि भाई ये इस साल का विनर है। मैं इसको और अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर देता हूँ, जैसा रख लेते हैं स्पेन, रख लेते हैं स्पेन इस साल का वर्ल्ड कप जीती है, स्पेन विनर। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लिए। ठीक है, अब बिलफर समझे ये हमारा टेक्स्ट है, मगर अब हम चाहते हैं कि यही टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट हमने ऐड करें, ये दोनों टेक्स्ट इस शेप की मूवमेंट के साथ हैं, क्योंकि ये शेप की मूवमेंट तो अलग हो रही है। अब मैं इन दोनों की अलग अलग मूवमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि यही शेप के साथ मेरे दोनों टेक्स्ट आए। इसके लिए मैं जाऊँगा पेरेंट लिंक में। पेरेंट लिंक में मैं क्या करूँगा, मैं अपने 2026 और स्पेन वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और ये आपको एक जलेबी जैसा आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा राउंडेड सा, तो इस वाले आइकन को आपने दोनों पहले लेयर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सिलेक्ट, आप एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे, दूसरी लेयर सिलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट को होल्ड रखना है और फिर लेयर सिलेक्ट होगी। ठीक है, इस तरह से आप दोनों लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके, 2 से ज़्यादा 3 जितनी भी। उसके बाद ये पेरेंट लिंक के बिल्कुल नीचे ये राउंड वाला सर्कल सा लोगो है, इसको आपने किसी एक का भी आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो एज अ दोनों के लिए वर्क करेगा। मैंने इस पे इसको ड्रैग करते हुए लाऊंगा और ड्रैग करके जिस शेप से मुझे लिंक करना है उस शेप पे मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अब आप यहाँ देखें ये क्या लिख कर आ रहा है कि ये लोग जो हैं इस शेप लेयर से लिंक हो गए। ठीक है, अब ये जो मेरा वाइट शेप है ये वर्क करेगा एज अ पेरेंट। पेरेंट लिंक का मतलब ये कि ये एज अ पेरेंट मतलब ये एज अ मेन लेयर वर्क करेगा और ये जो 26 और स्पेन वाले जो लेयर्स हैं ये इसके साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अब आप देखें, ठीक है, यही टैक्स अभी अलग से रखा हुआ था, अब मैंने पेरेंट लिंक कर दिया तो ये शेप के साथ आ रहा है। तो इसी तरह से अगर आपने कोई एनिमेशन बनानी है, कोई चीज़ आपने जैसा मूव करवानी है, तो आप इसको एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट लिंक का ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसी तरह से पेरेंट लिंक की तरह एक और आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप टॉगल स्विच पे क्लिक करेंगे वाले पे, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है ट्रैक मेट। ठीक है, अगर जैसे आपने मोशन ब्लर ऐड करना है तो आपने इधर वापसी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे 3D के लिए। फिर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रैक मेट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं अपने एसेट का किसी का भी। इतने सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं और वापसी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मोशन ब्लर और ये 3D वाला ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ट्रैक मेट पे जा रहे हैं। अच्छा, अब ट्रैक मेट में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को ट्रैक कर देते हैं उसके साथ क्या बोलते हैं, जो आपकी मेन मूवमेंट के साथ। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसकी। बिल्कुल समझे, मेरे पास अब ये लाइक वाला आइकन है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है इस शेप के अंदर ट्रैक हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए ये मेरा शेप है, ठीक है, ये मेरा आइकन है, पैसा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इतना पार्ट इस शेप से बच के जा रहा है ना, जैसे ये वाला पार्ट जो बाहर निकल रहा है, मैं ये चाहूँगा ये अंदर इसके अंदर ट्रैक्ट हो जाए, ये इसके अंदर टाइप ऑफ मार्क्स कहलाएंगे, ये इसके अंदर मार्क्स हो जाए। ठीक है, अब या तो इसके अंदर क्लिप्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर क्लिप करने के लिए, इसके अंदर ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस वाले शेप को
ट्रैक मेड वाला ऐसी ये जलेबी जैसा आइकन है, इस वाले आइकन को हमने ड्रैग करते हुए उस शेप के जिस शेप के अंदर हमें चाहिए उससे लिंक कर देंगे, ठीक है। और इस शेप की हम ये आंख बंद हो जाती है लिंक करने की वजह से, तो हम इसकी आंख वापसी खोल देंगे। अब खोलने से क्या हुआ, ये हमारा जो आइकन है अब ये इस शेप के अंदर ट्रैक्ट हो गया, अब ना उससे बाहर निकलेगा ना इससे अंदर। तो बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ होता है कि कोई अगर पिक्चर है आपके पास किसी आदमी की, रोनाल्डो या किसी मेसी फुटबॉलर की है, और आप वो चाहते हैं कि मैं उसका एक कार्ड बनाना चाहता हूँ, तो इंट्रोडक्शन कार्ड टाइप जैसा होता है, तो उसके अंदर आप उसकी पिक्चर जब लगाते हैं तो आधा पिक्चर बाहर जा रही होती है और आधी पिक्चर अंदर होती है। अब आप बोलते हैं कि यार वो आधी पिक्चर को मैं रिमूव कैसे करूँ, मैं मार्क्स करूँगा तो अजीब सी मार्क्स होगी, तो इससे अच्छा आप ट्रैकमेट कर देंगे तो वो उसके अंदर ही ब्लेंड हो जाएगी। अब आप ये देखें कि आधा शेप यहाँ पे बच रहा है, बाहर जा रहा है मगर बाहर दिख नहीं रहा क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रैक्ट हो चुका है। अच्छा, अब ट्रैक के साथ साथ मैं इसको अगर पेरेंट लिंक भी कर दूं, ट्रैक के साथ अगर मैंने इसको पेरेंट लिंक कर दिया तो अब ये शेप भी, ये मेरा लाइक वाला आइकन भी इस शेप के साथ मूव करेगा। ट्रैकमेट भी हो गया और पेरेंट लिंक भी हो गया। तो इस तरह से ट्रैकमेट और पेरेंट लिंक जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्यूब का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये यूज़ होता है 3D करने के लिए, कोई भी चीज़ को, कोई भी लेयर को 3D करने के लिए। जब आप कैमरा बनाते हैं तो कैमरा जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपकी ये सारी लेयर, जिस जिस लेयर के ऊपर कैमरा मूवमेंट हो रही है, ये सारी लेयर 3D नहीं होंगी। अगर जब तक ये सारी लेयर 3D नहीं होंगे तो मूवमेंट होगी ही नहीं, भले आप पोजीशन कैमरा की बनाते जाओ कोई मसला नहीं, होगी नहीं, क्योंकि ये 3D हुए हुए नहीं है। 3D करने के क्या करना है आपने, 3D क्यूब जो आपके सामने है इसको क्लिक करना है, तो अब ये लेयर जो है 3D हो गई है। ऐसा क्लिक करते जाएंगे और आपकी लेयर जो है वो 3D हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसा अगर आपकी लेयर्स खुलती हैं, अब जैसे ये लेयर्स खुली हुई है, इसकी पोजीशन बनकर आ रही है। अब ये देखें कितना ज़्यादा, इतनी कम लेयर्स है मगर ये इसकी वजह से ये उसकी क्या बोलते हैं, इसकी जो अंदर की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी अंदर की डिटेल्स है वो मुझे शो हो रही है। मैं चाहूँगा ये जो स्केल, ओरिएंटेशन और ये पोजीशन लिखा हुआ है ये छुप जाए। इस छुपने के लिए मैं यू प्रेस करूँगा, यू प्रेस करूँगा। अब ये देखें मैं यू प्रेस करूँगा, ठीक है। अब मैं यू प्रेस करने से क्या होगा कि मेरी सारी लेयर साफ सुथरी नज़र आ रही, ठीक है। जिस लेयर के ऊपर मुझे वर्क करना है मैं उस लेयर को सेलेक्ट करके यू दबाऊंगा और मैं उस लेयर के पोजीशन के या जो भी की फ्रेम से काम कर सकता हूँ। जिस लेयर का काम नहीं है वो बंद रहे भाई, तो इससे क्या होगा, काम ज़रा साफ सुथरा रहता है, ठीक है। अगर जिसका काम खत्म हो गया इसको बंद करे, दूसरे को खोले, उसका बनाने बैठ गए, तो ठीक है। ये यू से बंद भी होता है और यू से खुलता भी है। जो लेयर खोल ली उस लेयर को सिलेक्ट करना है और यू से उसको खोलना भी है, बंद भी करना है। अगर चाहते पूरे ही, जैसा अगर पूरे खुले हुए हैं, ठीक है, पूरे खुले हुए हैं, अब मैं चाहूँगा ये पूरे बंद हो जाएं तो मैं नॉर्मली किसी को बगैर सेलेक्ट करे यू दबा दूंगा तो ये बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये शॉर्ट कीज़ हैं, काम आती है। मैं आपको कैमरे के ऊपर भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कैमरे की ऑलरेडी एक वीडियो हमारे पेज पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके पूरा कैमरा और ग्राफ्स, की फ्रेम्स को और डिटेल में समझ सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, कैमरा कैसे बनता है, कैमरा और नल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एडजस्टमेंट लेयर कैसे बनती है, उसके लिए आपने ये लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। लेफ्ट साइड पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे ये न्यू पे जाना है। न्यू पे आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कैमरा और नल और एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन नज़र आ गया, ठीक है। मैं कैमरे पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये डिटेल्स आती हैं, इन डिटेल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। इस पर आपने वन नोट सेलेक्ट करना है, ये आपने वन नोट सेलेक्ट करना है और प्रीसेट ये 50 mm भी रहे तो ये गुड है, ठीक है। उसके बाद आपने ओके करेंगे तो आपकी अब लेयर जो कैमरा है वो बन चुका है। अच्छा, अब कैमरा की मूवमेंट कैसे होती है, वैसी ही होती है जैसा अभी हमने शेप की करी है, पोजीशन के मूवमेंट के ज़रिए से, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर हम पी प्रेस करते हैं तो हमारे पास पोजीशन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। कैसे, कौन कौन सी तीन चीज़ें हमारे पास, ये पहली वाली जो आपकी लेफ़्ट साइड की पहली वाली जो चीज़ है ये आपको राइट और लेफ़्ट साइड पे लेके जाती है। जो उल्टे हाथ पे आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है ये आपको राइट और राइट और आपको लेफ़्ट पे लेके जाती है, ठीक है। और ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ये आपको अप एंड डाउन लेके जाती है, अप एंड डाउन, ठीक है। और ये आखिरी वाली वैल्यू जो राइट साइड पर है ये आपको जूम इन और जूम आउट इफेक्ट देती है। तो ये समझ लें ये इस कैमरे की जो पोजीशन है वो स्केल, एज अ स्केल भी वर्क करती है और एज अ पोजीशन भी वर्क करती है। जैसा आपने किसी शेप को अगर अलग से एनिमेट करना है तो आपने उसका स्केल भी अलग से बनाना है और पोजीशन भी बनानी है,
ठीक है, अगर लेयर 3D नहीं है। अगर लेयर 3D है तो उसका भी ऐसी फंक्शन है पी के ज़रिए से। ठीक है, अगर लेयर 3D नहीं है तो आपने स्केल और पोजीशन के दोनों ही की फ्रेम अलग से बनाने हैं। अगर आपकी लेयर 3D है और उस लेयर को सिर्फ एनिमेट करना है तो उसको भी आप सिर्फ पोजीशन के ज़रिए से एनिमेट कर सकते हैं। उसमें भी ये सेम ऑप्शन है जो कैमरा के अंदर है। ठीक है, अब मैं आपको कैमरा से मूवमेंट बना के दिखा देता हूँ। वही पहला की फ्रेम बनेगा टाइमर पे क्लिक करने से, और पहला वाला इसको राइट साइड पे भेज दूंगा। मैं भेजने की वजह ये कि मैं चाहता हूँ मेरी एनिमेशन यहाँ पे एंड करे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एनिमेशन कहीं और पे एंड करे तो मैं अपने राइट साइड पहले की फ्रेम को लेफ्ट साइड पे रखूँगा। अब मैं चाहता हूँ ये समझ लें ये फ्रेम निकल जाए, ये जो डिज़ाइन इस ये फ्रेम में से निकल जाए, तो मैं अपने पहले वाले की फ्रेम को रखूँगा ऑन लेफ्ट साइड और दूसरे वाले को मैं ड्रैग कर लूँगा कहीं भी राइट या लेफ्ट साइड से, तो इस तरह से बाहर निकल गया। अगर मैं अपने पहले वाले को राइट साइड पे रखूँगा पहले की फ्रेम को, तो ये यहाँ पे एनिमेशन एंड करेगी, यहाँ पे एंड करेगी। अब मैं इसमें जूम इन इफेक्ट देके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जूम इन इफेक्ट बन सकता है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट को सेव और एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं, लास्ट थिंग है। अच्छा, अब जैसे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट को सेव करना है तो आपने कंट्रोल एस दबाना है। ठीक है, जैसे अभी तो ये प्रोजेक्ट सेव हुआ हुआ है, मगर कोई प्रोजेक्ट को अगर आपने सेव करना है तो आपने कंट्रोल एस दबाना है और अपने प्रोजेक्ट को अपने नाम से सेव कर लेना है। अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आप एक्सपोर्ट पे आप यहाँ जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप जाकर ऐड टू रेंडर क्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड टू रेंडर क्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की यूआई आ जाएगी। तो आप यहाँ की जो सेटिंग है वो रखेंगे H.264 वाली फॉर्मेट की सेटिंग रखेंगे। ठीक है, ये आप सेटिंग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेटिंग रखकर और आप यहाँ से आउटपुट की जो एक्सपोर्ट फाइल होगी उसकी आप फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। उसका आप फाइनल रेंडर के नाम से सेव कर लें, किसी के भी नाम से आप सेव करके इसको इस तरह से सेव करें। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नाम चेंज करके सेव कर लेंगे, और ये रेंडर पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वीडियो है वो रेंडर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जब रेंडर हो जाएगी तो फिर आपके पास फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ईजिली हमने आपको समझाया इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो आई होप ये आपको हेल्प आउट करेगी।